नमस्कार, जोहार। झारखंड के भाषाओं की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं नागपुरी भाषा को। नागपुरी झारखंड की पहचान है। नागपुरी भाषा छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के संदर्भ में इसे पहचान की जाती है, लेकिन इसको बोलने वालों का क्षेत्र काफ़ी बृहद है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, नेपाल और बांग्लादेश में भी इसको बोलने वाले पाए जाते हैं। इसके कई नाम या वर्ग भी मिलते हैं। इनमें कुछ नामों को आज अलग भाषा के तौर पर भी देखा जाता है। इन सब के बारे में चर्चा हम लोग फिर किसी वीडियो में करेंगे। आज नागपुरी के बारे में बात करते हैं। ये भाषा बोली छोटा नागपुर क्षेत्र की लिंगुआ फ्रैंका है। ये बाजार की भाषा है। जनजातीय और गैर जनजातीय के बीच ये संपर्क भाषा है। भाषा परिवार के संदर्भ में अगर देखें तो यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषा है। ये बिहार के 3 अन्य भाषाओं मैथिली, भोजपुरी और मगही की तरह मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न स्वतंत्र रूप से चौथी भाषा है। इसके उत्पत्ति को लेकर कई तरह के सिद्धांत विद्वानों ने दिए हैं। इन सिद्धांतों के बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग फिर किसी वीडियो में करेंगे। 2011 जनगणना के तहत नागपुरिया नाम से इसको हिंदी भाषा के अंतर्गत रखा गया है। इसको बोलने वालों की संख्या 7,63,014 दर्ज की गई है। अगर इसकी प्राचीनता को हम लोग देखें तो इसकी प्राचीनता नागवंशियों के साथ जोड़ी जाती है। नागवंशियों के राजकाज की इस भाषा के प्रथम कवि नागवंशी राजा रघुनाथ शाह को माना जाता है। 17वीं सदी के इन नागवंशी राजा के साहित्य परंपरा को हनुमान सिंह, दृक्पाल, बरजूराम, घासीराम, कवि कंचन आदि साहित्यकारों ने अपने गीतों से आगे बढ़ाया। आइए अब आते हैं नागपुरी के जनगणना या सरकारी किताबों में या अन्य अध्यायों में कैसे इसको दर्ज किया गया है। इसी पर आज का वीडियो केंद्रित है। जनगणना के तौर पर अगर देखें तो एक मातृभाषा के रूप में नागपुरी नाम सबसे पहले मैक आइवर द्वारा अपनी रिपोर्ट 1881 की मद्रास जनगणना में दर्ज किया था। कोलारियन या आस्ट्रिक परिवार के तहत भाषाओं को रखने के दौरान उन्होंने 76 मातृभाषाओं को अवर्गीकृत नागपुरी के रूप में सूचीबद्ध किया, जिसमें नागपुरी अंतिम नाम था। हालांकि सर ग्रियर्सन ने 28-29 जून 1887 को बंगाल सरकार के सचिव सामान्य विभाग को लिखे अपने पत्र में भाषाई सर्वेक्षण की शुरुआत करने से पहले तत्कालीन सरकार के अवलोकन के लिए भारतीय भाषा और बोलियों का एक चार्ट प्रस्तुत किया था। ये चार्ट डॉक्टर R.N. कस्ट की पुस्तक मॉडर्न लैंग्वेज ऑफ ईस्ट इंडीज़ से था। कस्ट की पुस्तक में आर्य परिवार के तहत बंगाल के बिहारी बोलियों को 4 बोलियों में विभाजित किया गया था। पहला भोजपुरी, दूसरा मैथिली, तीसरा मगही और चौथा दक्षिणी मगही, जो छोटा नागपुर की बोली थी। 1931 की जनगणना में नागपुरी या सदानी या पंचपरगनिया के आंकड़े हिंदुस्तानी भाषा वर्ग के तहत दिखाए गए हैं। 1951 की जनगणना में सादरी, सदाना, नागपुरिया, गंवारी और पंचपरगनिया वर्ग की भाषाओं के मिलते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी 7 ग्रामर्स ऑफ डायलैक्ट एंड सब डायलैक्ट ऑफ द बिहारी लैंग्वेजेस में भोजपुरी को बिहारी भाषा की एक बोली के रूप में वर्गीकृत करके एक अलग वर्गीकरण अपनाया। ग्रियर्सन के अनुसार बिहार को 3 प्रमुख बोलियों अर्थात भोजपुरी, मगधी और मैथिली में विभाजित किया जा सकता है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने 7 व्याकरण में अभी तक भोजपुरी बोली में नागपुरिया या सदानी को शामिल नहीं किया था। नागपुरिया का क्षेत्र उनके मानचित्र पर अभी भी खाली था। 1896 में रेवरेंट E.H. व्हिटली द्वारा लिखित नोट्स ऑन द ग्वारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर शीर्षक के तहत पहली बार नागपुरी सामने आया। लोहरदग्गा जिले में ब्रिटिश सिविल सेवकों और मिशनरियों के लिए 21 पृष्ठों में ये बहुत ही संक्षिप्त व्याकरण था।
कोई भी गंवारी कि इस बोली को बोलने वाले इस रांची के उत्तर और दक्षिण और पश्चिम गांवों में पाए जाते हैं, ऐसा व्हिटली ने अपने नोट में लिखा था। यह टिप्पणी व्हिटली के समय के नागपुरिया के भाषाई क्षेत्र का वर्णन करती है, जो कि वर्तमान में वही है, उससे बहुत अलग नहीं है। एक और उल्लेखनीय बात यह है कि गंवारी शब्द के बिना उनके द्वारा प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ केवल नागपुरिया या सामान्य रूप से इस ग्रामीण क्षेत्र की बोली जाने वाली भाषा थी। बाद में सन 1914 में रेवरेंट व्हिटली ने स्वयं इस संदेह का समाधान एक अन्य प्रकाशन में किया है, नोट्स ऑन नागपुरिया हिंदी। गंवारी का भोजपुरी से कोई संबंध नहीं, इसको नागपुरिया हिंदी नाम देना चाहिए। 1906 में एक बेल्जियम मिशनरी रेव फादर कोनारेड बुकाउट ने नागपुरिया के अपने व्याकरण को ग्रामर ऑफ नागपुरिया सदानी लैंग्वेज ऑफ छोटा नागपुर शीर्षक के तहत लिखा था। सही मायने में फादर बुकाउट का व्याकरण नागपुरिया पर पहला विस्तृत काम था, लेकिन कलकत्ता में उनकी अचानक मृत्यु ने नागपुरिया भाषा के लिए उनके योगदान को लंबे अरसे तक छुपा दिया। अपने परिचय पृष्ठ 2 में वो लिखते हैं, गियर्सन को केवल बिहारी के अंतर्गत 3 मुख्य बोलियां भोजपुरी, मैथिली और मगही मिलती है, जबकि ये व्याकरण का एक स्वतंत्र भाषा के स्वतंत्र विकास को दर्शाता है। इसलिए नागपुरिया को उपबोली के रूप में इन 3 शीर्षकों में से किसी के तहत नहीं रखा जा सकता, इसलिए इसे बिहारी बोलियों का चौथा रूप माना जाना चाहिए। 1926 में डॉक्टर S.K. चटर्जी ने अपनी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाली लैंग्वेज में भाषाओं को उनके सामान्य स्रोत पर वापस खोजा। मागधी प्राकृत की जगह मगधन भाषा कहा और पूर्व बोलियों को पुनर्व्यवस्थित किया। पूर्वी मगधी, बंगाली, असमिया और उड़िया को माना। द्वितीय मध्य मगधी, मैथिली और मगही को माना। तृतीय और पश्चिमी मगधी, भोजपुरिया, नागपुरिया या सदानी के साथ में उनको संयुक्त रूप से रखा। 1931 में टी डिस्ट्रिक्ट लेबर सोसाइटी द्वारा भाषा पुस्तिका सदानी प्रकाशित की गई थी। इसके लेखक गुमनाम ही रहते अगर फादर पीटर नौरंगी ने अपने रीडर पृष्ठ पर उनका नाम का उल्लेख रेवरेंट फ्लोर के रूप में नहीं किया होता। 1956 में फादर पीटर शांति नौरंगी ने कैथोलिक मिशन रांची के माध्यम से व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए पारंपरिक मॉडल पर लिखित अपना सरल सदानी व्याकरण प्रकाशित किया, लेकिन यह कार्य पिछले अध्ययनों की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत था। यह इस भाषा को बोलने वालों के द्वारा लिखा गया पहला नागपुरिया व्याकरण है। 1960 में डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी भोजपुरी की उत्पत्ति और विकास में सदानी का संक्षिप्त विवरण दिया है। 1966 में मोनिका जॉर्डन हॉट्समैन ने अपनी PhD निबंध जर्मन भाषा में बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी में जमा किया, जिसका शीर्षक था सदानी छोटा नागपुर में बोले जाने वाली भोजपुरी भाषा। 1970 में नागपुरिया पर एक और पारंपरिक व्याकरण पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी द्वारा हिंदी में लिखा गया। 1975 में एक अंग्रेजी सादरी शब्दकोश जिसमें 2600 शब्द थे, विशेष रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र में काम करने वाले मिशनरियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रकाशित किया गया था। वस्तुतः अगर हम लोग देखें तो नागपुरिया को उसके विकास के दौर में कई नामों के रूप में और कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तथापि आज के समय में नागपुरिया काफ़ी बड़े क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बन चुकी है। इसके साहित्य को लेकर भी देखें तो उसका विकास 70 के बाद काफ़ी तेज़ी से हुआ है। वर्तमान में कई कहानियाँ, उपन्यास आदि भी इस पर लिखे जा रहे हैं। लोक साहित्य को भी दर्ज किया जा रहा है। आगामी वीडियो में हम लोग इसकी उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।